एक प्रश्न है, उपवास का पांचों प्राणों पर प्रभाव क्या क्या होता है? मतलब जब आप उपवास करते हो तो 5 प्राण है, प्राण वायु हो गया, और उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु। तो इसमें से कुछ वायु पर बात कर लेते हैं या सभी वायु पर बात कर लें। तो यदि आप प्राण वायु पर देखें, उपवास उपवास का मतलब आप अपने मन को शांत रख रहे हैं, किसी अपने इष्ट देवता पर फोकस कर रहे हैं, इष्ट देवता पर या ध्यान की अवस्था में जाके अपने मन को और इंद्रियों को शांत कर रहे हैं। उन्हें आप ज्यादा भोजन नहीं दे रहे हैं, मतलब आप ओवर थिंकिंग लेसर कर दी, वो भी एक तरह के फास्टिंग है। तो मन आपका पूरी तरह से खाली तो नहीं हो रहा है, लेकिन मिनिमाइज हो गया। अब दूसरा, आपने अपने पेट को खाली कर दिया। तो ध्यान दो, पेट को उपवास का प्रमुख कार्य पेट खाली करना नहीं है, आत्म स्थिरता और आत्म शांति। तो आत्म शांति के लिए आप पेट खाली कर, पेट खाली करने के लिए आत्म शांति नहीं है, या पेट खाली कर दो तो और कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये सब नहीं। आत्म शांति के लिए आप पेट को खाली कर रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप हेल्थ के लिए पेट खाली करते हो, आपका स्ट्रेस को फ्री करना ध्यान नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा बेसिक अंतर है इन दोनों। तो हम उपवास पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब आप उपवास करते हो तो आप पेट को खाली रखते हो और कोशिश करते रहते हो कि मन आपका शांत रहे, ढीला रहे, आप किसी से गलत बात न करो, ज्यादा आप शांत रहो, है, उत्तेजित न हो, आप उत्तेजना में ना हो, क्रोध न करो। उस दिन आपका ध्यान यही रहता है। तो यदि आप ऐसे ही 12-14 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा दिन में एक बार खाओ, कुछ दिनों तक कर लो, जैसे 9 दिन नहीं करते लोग, 9 दिन नहीं खाते, तो उस दौरान लोगों का ये मानना है कि भाई उस दौरान हम ड्रिंक नहीं करेंगे, उस दौरान तेल मसाला नहीं खाएंगे, तेल मसाले वाली चीजें नहीं खाएंगे। तो कम से कम आप देखो तो पेट खाली है, लेकिन मन इस पर केंद्रित है कि हम अपने इष्ट देव पर फोकस्ड है। तो उस दौरान वो बहुत गलत एक्टिविटी नहीं करते, गलत एक्टिविटी नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप मन को धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करते हो पेट खाली करके, तो पांचों वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, तो आपकी सांस में स्थिरता आती है। कुछ समय तक सांस में गर्मी रहती है, सांस तेज चलती है, किंतु स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यदि फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस बढ़ाते हो, तभी सांस तेज चलेगी। खाना अगर नहीं दे रहे हो बॉडी को कुछ घंटों तक, और स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस आपने बढ़ा दिया, तो आपकी सांस तेज चलेगी और पांचों वायु दूषित हो जाएंगी, वो असंयमित हो जाएंगी, वो बैलेंस खो देंगी। किंतु मैं उपवास की बात कर रहा हूं, वैज्ञानिक उपवास के तरीके से क्या क्या प्रभाव आता है, अच्छा प्रभाव। तो पेट खाली, मन खाली, इंद्रियां ढीली, आपका बिहेवियर शांत, इसमें आपकी सांस में और स्थिरता आती है। चूंकि आप बहुत फिजिकल स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, तो आपकी पल्स रेट कम से कम होएगी, काम नहीं कर रहे हैं, और मानसिक बोझ नहीं है, काम ऑफिस में कर रहे हैं लेकिन फिर भी मसल्स रिलैक्स्ड की करते हुए कर रहे हैं, ओवर थिंक नहीं करने दे रहे हैं, पानी की मात्रा मेंटेन रखनी है, तो आपकी हार्ट बीट, पल्स आपकी ज्यादा नहीं बढ़ने
खाना ध्यान दो, खाना खाने पर भी पल्स रेट बढ़ती है। यदि आप खाना खा लो तो पल्स रेट थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, कुछ घंटों के लिए, क्योंकि बॉडी डाइजेस्टिव ट्रैक को एक्टिव कर चुकी है, डाइजेशन को बढ़ाती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक को एक्टिव करेगी तो बॉडी को ज्यादा मशीन को चलाना पड़ता है। अब आपका सांस धीरे धीरे स्थिर हुआ, पल्स रेट कम हो गया, आपका बॉडी आपकी धीरे धीरे कूलिंग स्टेट में जा रही है, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है, राइट ब्रेन मोर कूल और मोर काम हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या मसल्स रिलैक्सेशन स्टेट में जाने लगेंगी तो आपके थॉट वैसे ही रिड्यूस हो जाएंगे। अब आपका लिवर और अच्छी तरह से अपने को हील करना चालू कर देगा, सेल्फ हीलिंग। कहते हैं कि लिवर को यदि छेड़ो मत, यदि उसे रेस्टिंग स्टेट में डालने की टेंडेंसी रख दो तो वो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। यदि उसे बहुत ज्यादा इंटरफियर करते रहो, बार बार उसे भोजन देते रहो, बार बार उसे इरिटेट करो, बार बार उसे अनरेस्ट स्टेट में डालो, तो वो आपको तबाह कर देता है। वो अनरेस्ट मोड पे कब जाता है? सबसे ज्यादा लिवर अनरेस्ट मोड पे तब जाता है जब आप उसको शुगर खा देते हो, जब उसको आप फर्मेंटेड शुगर देते हो। नॉर्मल शुगर तो छोड़ो, आपने फर्मेंटेड शुगर मतलब अल्कोहल या और कुछ देना शुरू कर दिया तो और ज्यादा अनरेस्ट मोड पे जाता है। रोटी, चावल, ये सब एक्चुअली लॉन्ग टर्म में लिवर को ज्यादा देर तक अनरेस्ट करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद और यौगिक पद्धतियों में ऐसे भोजन की सलाह दी गई जो बहुत जल्दी डाइजेशन कर जाए। बहुत जल्दी डाइजेशन भी गड़बड़ होता है, बहुत जल्दी डाइजेशन करने पर पानी की इंटेक बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज उदान वायु बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ और बात कर रहा हूँ। तो आपका लिवर रेस्ट मोड पे जाएगा तो आपकी समान वायु ठीक हो गई, समान वायु बैलेंस में हो गई। उदान वायु वैसे खींचा नहीं है क्योंकि मन, गला, जबड़ा, जीभ तनाव में नहीं। बोलना वैसे ही कम है क्योंकि ओवर थिंकिंग नहीं चल रही। तो डेफिनेटली आपका डायाफ्राम एरिया स्ट्रेस फ्री हो गया। लिवर रेस्टिंग स्टेट में है तो आपका समान वायु ठीक हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में यदि आप उसको भोजन दोगे तो उसकी डाइजेशन की कैपेसिटी बहुत तीव्र हो जाएगी। अब हुआ अपान वायु। अपान वायु बिलो द नेवल मीन्स इंटेस्टाइनल एरिया। नोट करो, जब आप खाना नहीं देते तो इंटेस्टाइन भी अपने आप को हील करती है, किंतु वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन भी करती है, पर लार्ज इंटेस्टाइन में यदि टेंडेंसी बन गई है मल को इकट्ठा करने की, तो ज्यादा देर तक गैप करने पर मल सूखने लगता है, गंदगी सूखने लगती है, पॉटी सूखने लगती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ उपवास के एक दिन पहले या रात में ऑयल, घी खाने की परंपरा बनाई गई कि आपकी इंटेस्टाइन में थोड़ा लुब्रिकेशन हो, ताकि मॉर्निंग में जब आप उठें तो बहुत अच्छी तरह से पेट साफ हो, जो मल सूखा हुआ हो वो ढीला होकर निकल जाए। यदि ऐसी स्थिति नहीं भी है तो हम क्या करें? तो उपवास में ज्यादा लोग, जो हमारा नेचुरोपैथ है और पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद में तो कुछ दवा दे दी जाती है, ऑयल पिला दिया जाता है, तो इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रेंथन हो जाती है। इवन कि फास्टिंग में भी ऑयल को दिया जाता है,
मैं स्पेशली प्रिस्क्राइब करता हूँ। लेकिन नेचुरोपैथ में आपको एनिमल लगा दिया जाता है ताकि इंटेस्टाइन साफ हो जाए। तो प्राणवायु, सांस आपकी स्थिर चलने लगी, हार्ट बीट आपकी बहुत मिनिमाइज हो गई, जो रिक्वायर्ड है उससे भी मिनिमम हो गया, 60s में चल रहा है, डायाफ्राम रिलैक्स हो गया तो उदान वायु ठीक हो गया। अदरवाइज जितने भी व्रत करने वाले, फास्ट करने वाले, गलत तरीके से फास्ट करने वाले होते हैं, उनकी हालत बड़ी गंभीर होती है, वो मैं अभी साइड इफेक्ट में बता दूंगा। समान वायु ठीक हो गया, मतलब लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक, बेटर परफॉर्म करने लगा। और अब अपान वायु आ गया, अपान वायु भी हमने बेहतर कर दिया। जब ये चारों वायु ठीक ठाक हो गई तो अंत में व्यान वायु, जो पूरी बॉडी में रिजर्व मात्रा में होती है, वो 100% नॉर्मलाइज रहेगा। उसमें क्या गड़बड़ी है? चार को ठीक कर लिया, सोर्स को ठीक कर लिया, तो वो तो ठीक ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यदि हम बहुत वैज्ञानिक रूप में हम उपवास करते हैं, और उपवास सिर्फ भोजन का नहीं, मन का भी उपवास करते हैं, इंद्रियों को भी ढीला छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं, बर्डन नहीं देते, तो हमारा पांचों वायु बहुत बैलेंस्ड रहेगा। कब इम्बैलेंस नहीं होता इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पांचों वायु बहुत बैलेंस रहता है। वो इसलिए क्योंकि आपने न केवल पेट को खाली छोड़ा, इंटेस्टाइन को भी, लिवर को, मन को, दिमाग को, इंद्रियों को ज्यादा स्क्रीन नहीं दिखा रहे हो, नहीं तो कंटिन्यूअस स्क्रीन दिखा रहे हो 6-6 घंटे। तो जो साधन है, साधन को भी लूज छोड़ो। पेट भी साधन ही है ना ऊर्जा का, पेट में ही तो खाना जाता है। तो आंखों भी को भी तो लूज छोड़ोगे कि आंखों को हमेशा स्ट्रेस में दिए रखोगे 6-6, 8-8 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे यदि स्क्रीन देखते रहोगे। अच्छा, जिसका जॉब है, मान लो वीडियो देख रहे हो तो बहुत स्ट्रेस है, लेकिन जिसका जॉब है तो वो कंटिन्यूअस स्क्रीन पर थोड़ी ना रहता है कि कंटिन्यूअस स्क्रीन पर। जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आप कंटिन्यूअस रहते हो स्क्रीन पर, किंतु जब आप स्क्रीन पर काम कर रहे होते हो तो आप कीबोर्ड पर भी रहते हो, कुछ आप सोचते भी हो, तो आप 100% आपकी आंखें स्क्रीन पर नहीं रहती। और आजकल ब्लैक हो गया है, डार्क स्क्रीन हो गई, तो डार्क में भी आप करके देख लो, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अपनी आंखों को भी लूज, रिलैक्स, फेशियल मसल्स को क्यों स्ट्रेस देते हो भाई? कोई जंग तो कर नहीं रहे हो। तो हर एक चीज को लूज और रिलैक्स छोड़ो, सिर्फ पेट को ही नहीं। तो ये ध्यान देना, ये पांचों वायु, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, और जितने भी इनके उपवायु हैं, छोटी छोटी वायु जिनमें मूवमेंट है, जैसे छींकना है, आंखों की मूवमेंट का है, बहुत सारे फड़कन है, ये सब अपने आप स्वतः ठीक हो जाते हैं।